हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन टारगेट स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और साथ में सारे क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट को भी जानेंगे। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहने वाली है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से ज़रूर देखिएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाले नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, खसरा रोग और रूबेला का कारण क्या है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विषाणु। तो खसरा रोग या रूबेला का कारण जो है वो विषाणु होता है। इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो खसरा विषाणु के कारण होता है और संक्रमित व्यक्तियों के नाक या गले की स्राव की छोटी बूंद द्वारा ये सीधे संपर्क द्वारा हवा में फैलता है और कभी कभी नाक और गले के स्राव से लथपथ चीज़ों द्वारा भी ये बीमारी फैलती है। रूबेला, जिसे हम जर्मन खसरा के रूप में जानते हैं, यह रूबेला वायरस के कारण होता है। यह संक्रमित व्यक्तियों के नाक और गले के से स्राव की छोटी बूंदों या रोगियों के साथ सीधे संपर्क के माध्यम से संचरित होता है। इसके कारण को हम जान लेते हैं। तो बच्चे में आमतौर पर बुखार, सिर दर्द, फैले हुए दाने, लसिका ग्रंथि का बढ़ना, सांस फूलने के लक्षण और नेत्र शोथ यानी आँख का आना इसके मुख्य कारण होते हैं। इससे बचने के उपाय को हम जान लेते हैं। तो खसरा और रूबेला नामक जानलेवा बीमारी से बचाव के लिए बच्चों को एमआर का टीका लगवाना बहुत ज़रूरी होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा किसका अपरूप है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन का। तो हीरा जो होता है वो कार्बन का अपरूप है। इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो हीरा कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप होता है। इसका प्राकृतिक स्रोत किम्बरलाइट पत्थर होता है। यह सभी पदार्थों से अधिक कठोर तथा ताप एवं विद्युत का कुचालक होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण यह बहुत चमकता है। इस पर अम्ल, क्षार आदि का कोई प्रभाव भी नहीं पड़ता है। इसके उपयोग को हम जान लेते हैं। तो हीरा का उपयोग आभूषण बनाने, कांच काटने आदि में किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला का क्या उपयोग है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जलाने में। तो जो कोयला होता है इसका उपयोग जलाने में किया जाता है। इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो कोयले का जलाने में उपयोग होता है। कोयला मुख्यतः कार्बन के यौगिकों का मुक्त कार्बन मिश्रण है और यह ऊर्जा का अनवीनीकरण स्रोत है। कोयला की 4 किस्मों में बिटुमिनस, जिसे मुलायम कोयला भी कहते हैं, सामान्य किस्म का होता है, जबकि एंथ्रासाइट कोयला जो होता है वो उच्च कोटि का होता है। और लिग्नाइट कोयला को भूरा कोयला कहते हैं और पीट कोयला जो होता है इसका निर्माण प्रारंभिक अवस्था में होता है। इस कारण इसमें कार्बन की मात्रा कम होती है और इसके उपयोग को हम जान लेते हैं। तो कोयले का उपयोग ईंधन जलाने के रूप में संश्लेषित पेट्रोल आदि के निर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट है, पीतल किसका मिश्र धातु है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तांबा एवं जस्ता का। तो पीतल जो होता है वो तांबा एवं जस्ता का मिश्र धातु होता है। इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो पीतल एक प्रमुख मिश्र धातु है। यह तांबा एवं जस्ता धातुओं के मिश्रण से बनाया जाता है और पीतल में 60 से 70% तांबा और 30 से 40% जस्ता का मिश्रण होता है। नेक्स्ट है, जस्ता यानी जिंक से क्या क्या बनता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्युत बैटरी। तो जस्ता जो होता है इससे विद्युत बैटरी बनता है। इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो जस्ते से विद्युत बैटरी बनता है और जस्ता प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। इसका निष्कर्षण मुख्यतः इसके सल्फाइड अयस्क यानी जिंक ब्लेड से किया जाता है। यह नीले सफ़ेद रंग का तथा भंगुर होता है। यह ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक होता है। अब हम इसके उपयोग को जान लेते हैं। तो इसका उपयोग बैटरी निर्माण में, युद्ध क्षेत्र में धूम्रपट बनाने में, पीतल तथा कांसा आदि के मिश्र धातुएं बनाने में और लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए जस्तेदार लोहा आदि बनाने में किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7। तो शुद्ध जल जो होता है इसका पीएच मान 7 होता है। इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। पीएच मान किसी विलयन की अम्लीयता एवं क्षारीयता को व्यक्त करने का एक पैमाना होता है। इसका प्रतिपादन सोरेनसन ने किया था और इस स्केल से 0 से 14 तक के पैमानों में विलयन को मापा जाता है और 7 से कम मान वाले विलयन का मान अम्लीय तथा 7 से अधिक मान वाले विलयन को क्षारीय विलयन, जबकि 7 पीएच मान वाले विलयन को उदासीन विलयन कहते हैं। नेक्स्ट है, रेडियोधर्मी पदार्थ किसका उत्सर्जित करता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी का।
तो रेडियोधर्मी पदार्थ जो होता है वो अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा किरण इन तीनों का ही उत्सर्जन करता है। इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो रेडियोधर्मी पदार्थ से अल्फा, बीटा तथा गामा किरणों का उत्सर्जन होता है। जब किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ से अल्फा, बीटा तथा गामा कण उत्सर्जित होते हैं तो उसके परमाणु भार व परमाणु क्रमांक बदल जाते हैं तथा किसी नए तत्व का जन्म होता है। नेक्स्ट है, थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल। तो केरल राज्य जो है वो थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल है और थोरियम रेडियोधर्मी धातु है जिसकी खोज 1828 में बर्जिलियस ने थोराइट अयस्क से की थी। यह भूरे रंग की धातु होती है। इसका द्रवणांक 145 डिग्री सेल्सियस तथा क्वाथनांक 2800 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका अयस्क जो होता है वो मोनाजाइट है। इसके उपयोग को हम जान लेते हैं। तो इसका उपयोग परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में होता है और भारत में थोरियम का भंडार केरल के मोनाजाइट बालू में मिलता है। नेक्स्ट है, मोटर वाहनों से कौन सी गैस निकलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो मोटर वाहनों से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो मोटर वाहनों से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है और मोटर वाहनों से निकलने वाले धुएं में मौजूद शीशे, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण आँख में एवं नाक में जलन होती है तथा श्वास संबंधी एवं फेफड़े के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। नेक्स्ट है, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः कौन सी है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मीथेन। तो खाना बनाने में जो गैस प्रयोग में आता है उसका नाम है मीथेन। इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः मीथेन है और मीथेन एक रंगहीन, गंधहीन एवं स्वादहीन गैस है। यह गैस अधिकतर दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है जिसके कारण इसे मार्स गैस भी कहा जाता है। इसके उपयोग को हम जान लेते हैं। तो इसका उपयोग मैथिल एल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, रंग मोटर टायर, छापे खानी की स्याही और पेंट, कार्बन की छड़ें आदि बनाने में किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील की कठोरता बढ़ाने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्बन को। तो स्टील की कठोरता को बढ़ाने के लिए कार्बन को मिलाया जाता है। इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो स्टील की कठोरता बढ़ाने के लिए कार्बन को मिलाया जाता है और इस्पात के साथ उचित मात्रा में कार्बन मिलाकर उसे आवश्यक कठोरता, तन्यता या भंगुरता बढ़ाई जाती है। और स्टील का उत्पादन ढलवा लोहा और पिटवा लोहा दोनों से ही किया जाता है। ढलवा लोहा में कार्बन की मात्रा घटाई और पिटवा लोहा में कार्बन की मात्रा को बढ़ाई जाती है। इसमें विशेष गुण लाने के लिए कार्बन, निकेल, मैग्नीज और टंगस्टन आदि मिलाए जाते हैं। यह तीनों प्रकार के लोहे में सबसे अधिक उपयोगी होता है। और स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जिसमें 12% क्रोमियम और 1% निकेल मिलाकर तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है, यूरेनियम का क्या काम होता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिजली बनाना। तो यूरेनियम जो होता है इसको बिजली बनाने के कार्य में उपयोग किया जाता है। इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो यूरेनियम बिजली बनाने के काम में आता है। इसके अलावा दवा निर्माण, मिश्र धातुओं और नाभिकीय आयुध शस्त्रों के निर्माण आदि में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और यूरेनियम प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। मुख्यतः इसका निष्कर्षण इसके अयस्क पिच ब्लेंड से किया जाता है और यूरेनियम को आशा धातु यानी मेटल ऑफ होप कहा जाता है। नेक्स्ट है, आंसू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सियालिक अम्ल। तो आंसू जो होते हैं इसमें सियालिक अम्ल पाए जाते हैं। इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो आंसू में सियालिक अम्ल पाया जाता है और आंसू हमारे आँख के लैक्रिमल ग्लैंड में बनते हैं। दुखी होने पर हमारे थायराइड ग्लैंड ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं और दिल की धड़कन तेज हो जाती है, जिसके चलते ग्लैंड घनत्व में तब्दील हो जाता है और इस तरह हमारे आंसू नमकीन हो जाते हैं। लेकिन इसके विपरीत जब हम खुश होते हैं और आँखों से आंसू छलक जाते हैं तो उस वक्त उसका कोई टेस्ट नहीं होता है। नेक्स्ट है, विश्व की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी कौन थी? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लुइस जॉय ब्राउन। तो लुइस जॉय ब्राउन जो थी वो दुनिया की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी थी। इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो विश्व की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी लुइस जॉय ब्राउन थी। इनका जन्म 25 जुलाई 1978 को हुआ था, इसलिए 25 जुलाई को विश्व IVF दिवस के रूप में मनाया जाता है।
और टेस्ट ट्यूब बेबी की प्रक्रिया को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। लैटिन शब्द में विट्रो का मतलब ग्लास होता है और दुनिया का दूसरा टेस्ट ट्यूब बेबी लुइस के था। और 6 अगस्त 1986 को भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी IVF तकनीक से हर्षा चावड़ा का जन्म हुआ था। और टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक के जनक जो हैं वो हैं डॉक्टर रॉबर्ट एडवर्ड। और 1978 से लेकर अब तक करीब 50 लाख से ज़्यादा टेस्ट ट्यूब बेबी शिशु का जन्म हो चुका है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विटामिन ए। तो रतौंधी रोग जो होता है वो विटामिन ए की कमी से होता है। इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है और रतौंधी एक तरह की आँखों की बीमारी है। इसमें आँखों के सामने अंधेरा सा छा जाता है और रतौंधी को अंग्रेजी में नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से जाना जाता है। रतौंधी या निएक्टालोपिया वह जगह है जहां आँख कम रोशनी की स्थिति में अनुकूल नहीं होती है, जैसे कि रात के समय। यह विटामिन ए की कमी से होता है। तो विटामिन ए के स्रोत हैं ए कार्ड लिवर ऑयल, अंडे, फोर्टिफाइड अनाज, हरी पत्तेदार सब्जियां, नारंगी, पीली सब्जियां, गाजर और फल, इन सभी में विटामिन ए पाए जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोग प्रतिरोधक क्षमता का संबंध किस कोशिकाओं से होता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्वेत रक्त कोशिकाओं से। तो रोग प्रतिरोधक क्षमताओं का जो संबंध होता है वो श्वेत कोशिकाओं से होता है। इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता का संबंध श्वेत रक्त कोशिकाओं से होता है और सफ़ेद रक्त कोशिकाओं यानी WBC को ल्यूकोसाइट्स के साथ साथ सफ़ेद कॉर्पस्कल भी कहा जाता है। यह रक्त के सेलुलर घटक हैं जिनमें हीमोग्लोबिन की कमी होती है, लेकिन इसमें नाभिक होता है। और सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य जो होता है वह शरीर संक्रमण और बीमारी से बचाने के लिए होता है। नेक्स्ट है, टीकाकरण के जनक कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एडवर्ड जेनर। तो टीकाकरण के जनक जो थे वे थे एडवर्ड जेनर। इनके बारे में हम जान लेते हैं। तो टीकाकरण के जनक एडवर्ड जेनर थे जिन्होंने चेचक की खोज 1976 में की थी। और इंग्लैंड में जन्मे एडवर्ड जेनर मेडिकल के इतिहास में सर्वाधिक प्रसिद्ध फिजिशियन में से एक थे। और जेनर ने एक अवधारणा का परीक्षण किया था, काउपॉक्स का संक्रमण किसी व्यक्तियों को चेचक के संक्रमण से बचा सकता है। और जेनर के समय से लेकर अब तक के सभी टीके जो हैं वो उन्हीं की खोजों पर आधारित हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली गिरते समय कौन सी गैस पैदा होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नाइट्रिक ऑक्साइड। तो बिजली गिरते समय जो गैस पैदा होती है वो है नाइट्रिक ऑक्साइड। इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो बिजली गिरते समय नाइट्रिक ऑक्साइड गैस पैदा होती है और आकाशीय बिजली 30 करोड़ वोल्ट तक की होती है, जो लगभग 30,000 एम्पीयर के बराबर होती है। नेक्स्ट है, अम्लीय वर्षा में कौन से अम्ल पाए जाते हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल एसिड। तो अम्लीय वर्षा में नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक एसिड पाए जाते हैं। इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो अम्लीय वर्षा में नाइट्रिक अम्ल व सल्फ्यूरिक एसिड होते हैं और अम्लीय वर्षा प्राकृतिक रूप से ही अम्लीय होती है। इसका कारण यह है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाता है। और अम्ल वर्षा में 2 प्रकार के वायु प्रदूषणों से आते हैं। पहला है SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड और दूसरा है NO2 यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये प्रदूषक प्रारंभिक रूप से कारखानों की चिमनियों, बसों व स्वचालित वाहनों के जलाने से उत्सर्जित होकर वायुमंडल में मिल जाते हैं। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, गैलीलियो ने कौन सा आविष्कार किया था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दूरबीन का। तो गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था और गैलीलियो ने ही प्रथम बार टेलीस्कोप के माध्यम से आकाश को देखा था। उन्होंने ही जुपिटर के 4 उपग्रह खोजे थे जिन्हें गैलीलियन मून्स नाम दिया गया था। इटली के वैज्ञानिक, गणितज्ञ, खगोलविद और दार्शनिक गैलीलियो का जन्म 15 फरवरी 1564 को हुआ था और खगोल विज्ञान में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का श्रेय भी गैलीलियो को ही जाता है। उन्हें मॉडर्न ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी के पिता के तौर पर जाना जाता है और गैलीलियो के सिद्धांत में वस्तुओं की सार्वभौम गति को स्पष्ट किया गया है। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिएगा, जिससे आपको आने वाले नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही।
नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।